आप सबका आज के नए पॉडकास्ट में वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। ये द नॉर्दर्न गज़ेट वेब पोर्टल का पॉडकास्ट है, द क्रॉस रोड कन्वर्सेशन। इसमें आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम है सूर्यकांत धस्माना। इन्हें तकरीबन हर इंसान इस उत्तराखंड का और ख़ास तौर पे देहरादून का जानता है। सूर्यकांत धस्माना जो कि कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन बड़ा कमाल है, ये एक ऐसे एनिग्मा है, एक ऐसी पहेली है जिसे बूझना आम आदमी के लिए मुश्किल है। ये ना कोई एमएलए हैं, ना कोई एमपी हैं, ना इवन वार्ड मेंबर हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये उत्तराखंड की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा है और जिनका एक लंबा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से की और जब से ये उत्तराखंड बना उससे पहले से ये राजनीति कर रहे थे और अब पूरा इन्होंने उत्तराखंड का सफ़र देखा है। तो आज इनसे एक बहुत कैंडिड बातचीत की जाएगी क्योंकि इनके बारे में बड़ी धारणाएं हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एक पहेली हैं, इन्हें कई सेक्शंस में विलियन करार दिया जाता है उत्तराखंड का, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं जो आम आदमी हैं जो इन्हें अपना हीरो मानते हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहला सवाल सूर्यकांत धस्माना साहब से इनका खैर मकदम करते हुए यही करेंगे कि इनका सबसे पहली शुरुआत राजनीति में कैसे हुई। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद काज़मी साहब। मेरे राजनीतिक शुरुआत का तो जो मामला है वो मामला है कि मैं दुर्घटनावश राजनीति में फंसा। अच्छा। एक्सीडेंटली आई एंटर्ड पॉलिटिक्स और फिर शर्म के मारे पॉलिटिक्स से निकल नहीं पाया। अच्छा, अजय वाह। मैं स्कूलिंग करने के बाद, जब सेकेंडरी एजुकेशन के बाद मैं कॉलेज में आया, डीवीएस कॉलेज में आया इस उद्देश्य से कि इट वाज नोन एज अ साइंस कॉलेज ऑफ उत्तराखंड, देहरादून। और गढ़वाल विश्वविद्यालय का वो एक ऐसा कॉलेज था जिसमें अधिकांश जो यहाँ के पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं और जो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में या हायर स्टडीज़ में, रिसर्च के क्षेत्र में जो जाना चाहते थे वो डीबीएस कॉलेज में आते थे जी। बाकी तो डीएवी कॉलेज सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है यहाँ का। तो शुरुआत मेरी डीबीएस कॉलेज में हुई। जब मैं स्कूलिंग के बाद वहाँ बीएससी में आया, तो बीएससी में आने के बाद वहाँ पढ़ने लिखने का काम होता था, वहाँ वातावरण भी पढ़ने लिखने का ही होता था। दुर्घटनावश वहाँ पर एक ऐसा मामला हुआ कि जिसमें मैं प्रोमिनेंस में आ गया। एक वाद विवाद हुआ क्लास में और जो हमारे मैथ्स के टीचर थे डॉक्टर वाशने, उन्होंने मेरी ड्रेस के ऊपर टिप्पणी करी और मैंने उनसे आग्रह किया कि कॉलेज का कोई ड्रेस कोड तो है नहीं जी, तो यहाँ तो कुछ भी पहन के आ सकते हैं। वो मेरी टी शर्ट पे उनको ऑब्जेक्शन था। तो उसके बाद वो विवाद इतना बड़ा कि प्रिंसिपल के जाना पड़ा। प्रिंसिपल साहब ने पहले मुझे दबाव में लेने की कोशिश करी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप प्रॉस्पेक्टस लाइए, उसमें बताइए ड्रेस क्या है कॉलेज की। तो उन्होंने कहा देयर इज़ नो ड्रेस, यू कैन वेयर एनीथिंग। मैंने कहा मैं एक टी शर्ट पहन रहा हूँ मामूली, और कोई ऐसी टी शर्ट नहीं है और मैं कोई महिला भी नहीं हूँ, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो टीचर आपके चाहते हैं आपको वो पहनना चाहिए। मैंने कहा आप प्रॉस्पेक्टस में ड्रेस प्रेस्क्राइब कर दीजिए। मैंने क्लास 1 से लेकर और क्लास 12 तक स्कूल की ड्रेस पहनी है जी, टाई लगाई है और बाकायदा स्कूल की ड्रेस से हम जाते थे। अब कॉलेज में जब आए हैं यहाँ पर कोई ड्रेस तो है नहीं। तो उस वाद विवाद में ऐसा हुआ कि पूरे कॉलेज में वो आग की तरह फैल गया और एक दिन में ही डीबीएस कॉलेज जान गया कि सूर्यकांत धस्माना कौन है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं कॉलेज का एक नेता बन गया जी। और 1982 की वो बात है, 82 में फिर मैं स्पोर्ट्स में भी था। कॉलेज के स्पोर्ट्स हुए, इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय के, और सेंट जोसेफ एकेडमी वो मेरा स्कूल है पुराना, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पर वो इवेंट हुआ और उस इवेंट में बाय द वे ऐसा हो गया कि पहली बार डीबीएस कॉलेज इंटर कॉलेजिएट में यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया जी। अब वो चैंपियन बना तो डीएवी कॉलेज और डीबीएस कॉलेज में टकराव हो गया। रनर्स अप डीएवी कॉलेज था,
एक कंपटीशन में कोई वाद विवाद था, उसमें जब बहुत ज़्यादा टकराव हुआ तो मैं क्योंकि अपने मार्च पास्ट का और स्कूल टीम का नेतृत्व कर रहा था फ्लैग लेकर के, तो मैं भी आगे आगे था जी। उसमें भी मेरा जो रोल था उसके कारण सारा कॉलेज मुझे जान गया, सारे खिलाड़ी मुझे जान गए। और एक वर्ष के अंदर ही होते होते 1983 में शुरुआत में छात्र संघ के चुनाव हो गए जी। मुझे छात्रों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं कॉलेज में जो मेरा पॉपुलैरिटी ग्राफ था तो मुझको लग रहा था कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है कॉलेज का, लेकिन पता लगा कि डीबीएस कॉलेज में तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि वहाँ पर ग्रेजुएशन का पार्ट 1 का स्टूडेंट वो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट लड़ ही नहीं सकता, जी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लड़ सकता है। तो मैं कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी तो नहीं लड़ेंगे। ऐसा हुआ और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने अपने एक साथी को चुनाव लड़वाया, परमानंद भोगना जी को, और वो डीबीएस कॉलेज के प्रेसिडेंट बन गए। और प्रेसिडेंट बनने के साथ मैं डीबीएस कॉलेज का चीफ प्रीफेक्ट बन गया। इसी बीच चुनाव के बीच हम डीएवी कॉलेज के छात्र नेताओं से भी संपर्क में आ गए। जी जी। उसमें एक प्रोमिनेंट नेता थे विनोद बड़थवाल जी। जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे और 83 में वो डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट बन गए। जी। वो संपर्क में हम आए और हमारी एंट्री, हमें नहीं मालूम था कि हम पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक देहरादून में डीबीएस डीएवी कॉलेज की राजनीति में हमारा नाम जाना जाने लगा। और वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता है, जो ग्लैमर होता है, जो ताकत होती है, उसके कारण वो ऐसा फंसे कि फिर उससे निकल नहीं पाए। फिर मैं डीबीएस कॉलेज से डीएवी कॉलेज आ गया। डीएवी कॉलेज में मैं 1988 में डीएवी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष बना। जी। इसी बीच में बड़थवाल जी के माध्यम से हेमवती नंदन भगोड़ा जी के संपर्क में आ गया और मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी, लोकदल की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया। युवा लोकदल का मैं देहरादून का अध्यक्ष बना, बाद में गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश का हमने प्रांतीय सम्मेलन करवाया जिसमें उस जमाने में हेमवती नंदन भगोड़ा जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, केसी त्यागी जी, ये सारे देश के नेता आए और सबसे मेरा संपर्क हुआ, सबसे मेरी जान। तो राजनीति के प्रति एक आकर्षण होता रहा। हम कॉलेज की पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स दोनों में एक्टिव हो गए। 1988 में हम डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट हो गए। 1988 में डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट हुए। 89 आते आते जनता दल का गठन हो गया जी। भगोड़ा जी का स्वर्गवास हो गया, हम लोग जनता दल में आ गए। जनता दल की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जब हम आए तो हम जनरल सेक्रेटरी बने यूपी के और तभी सरकार बन गई जी, जनता दल की। जी जी, जनता दल की जी। और वहां से लेकर अब तक की बहुत लंबी कहानी है जी। और उस कहानी में मैंने आपसे बताया कि एक्सीडेंटली आई वाज इन पॉलिटिक्स और बाद में उसमें जब फंसे तो फिर और क्या करते हैं। आप ने बताया कि 89 तक जनता दल बन गया और फिर जनता दल से जनता दल स्प्लिट हुआ, समाजवादी जनता पार्टी बनी, समाजवादी जनता पार्टी बनी, समाजवादी जनता पार्टी स्प्लिट हुई जी। और आपको बड़ा रोचक बात बताऊं मैं, आप आगे आ रहे हैं उस पॉइंट में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी का गठन उत्तराखंड के मुद्दे पे हुआ। जी 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 जी, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि आप फिर भगोड़ा जी का इंतकाल हो गया और आप फिर 17 मार्च 1989 में भगोड़ा जी का इंतकाल हो गया। जी जी। उनका इंतकाल होते ही, क्योंकि मुलायम सिंह जी हमसे पहले से ही मुतमईन थे जी, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम उनके साथ आएं जी, लेकिन भगोड़ा जी के जीते जी, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते थे जी। लेकिन भगोड़ा जी के देहांत के कुछ दिनों बाद ही उनका पूरा परिवार तो कांग्रेस में चला गया जी। और मुलायम सिंह जी ने हमसे संपर्क किया, हमने उनसे संपर्क किया और जो भगोड़ा जी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लॉक था उसमें उनके परिवार को छोड़ के बाकी लोग, जिसमें बर्फियालाल जौठा जो बाद में कैबिनेट मंत्री बने जी यूपी के जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जो विधायक बने, मंत्री भी बने उत्तराखंड बनने के बाद, बलबीर सिंह नेगी जो यूपी में विधायक बनाए उत्तराखंड में विधायक बने, नरेंद्र सिंह भंडारी जो उत्तर प्रदेश में विधायक बने उत्तराखंड में मंत्री बने। ये सारे लोग, विनोद बड़थवाल जो हमारे लीडर थे, हम हमारे साथ जनता दल में चले गए। जनता दल में जब हम गए तो मुलायम सिंह जी ने हमको उत्तर प्रदेश का युवा जनता दल का महामंत्री बना दिया, विनोद बड़थवाल जी को प्रदेश का पार्टी का महामंत्री बना दिया। सरकार आ गई, सरकार में हमारी से बहुत थी, बर्फियालाल जौठा जी मंत्री बन गए। पूरे प्रदेश के अंदर हमने सरकार के माध्यम से उस 2-2.5 साल में जितनी सेवा कर सकते थे हमने सेवा करी। उसके बाद सरकार चली गई जी, फिर भाजपा की सरकार आ गई। प्रदेश में और देश में राजनीतिक हलचल इतनी थी कि मंडल कमीशन 90 में वीपी सिंह ने जब लागू किया जी, तो पूरे देश में जो आंदोलन चला उसमें उत्तराखंड में आंदोलन बहुत तेज हुआ, क्योंकि अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट है जी हाँ।
और उसके बाद तत्काल बाद मंदिर आंदोलन, मंडल आंदोलन को न्यूट्रलाइज करने के जी लिए हाँ, कमंडल लाया गया आडवाणी जी कमंडल ले आए जी। और रथ यात्रा हुई। हम लोग तो सेकुलर, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारा जो अपब्रिंगिंग थी वो ऐसी सेकुलर पॉलिटिक्स में हुई कि हमारे रोम रोम में, हम तो भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है अनेकता में एकता, विभिन्नताएं, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं, धार्मिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, शक्लों की, सूरत की, संस्कृति की, खान पान की, वो हमें इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है उससे कभी कोई अलग नहीं कर पाया, और इसलिए हम हमेशा सेकुलर पार्टीज के साथ रहे। जी। नहीं तो ये ऐसा है कि आप मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, और 94 आते आते फिर यहाँ पे जो घटना चक्र चला, जिसमें कहा गया कि बहुत दमन हुआ पुलिस की तरफ से, जो उस टाइम तो रिजर्वेशन का मुद्दा था लेकिन वो उत्तराखंड के स्टेट आंदोलन में तब्दील हो गया। तो उस टाइम आप लोगों को, आप क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता थे, आपको एज ए विलेन करार दिया गया, और उस टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जो आपके घर पे भी हुआ करणपुर में, है ना, जिससे आपको ये कहा गया कि ये उत्तराखंड के दुश्मन है। तो आपका इस सारे उस पर क्या कहना है? ये तो जज पब्लिक करेगी कि हम दुश्मन हैं या दोस्त हैं जी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नटशेल में, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं बताता हूँ कि समाजवादी जनता पार्टी स्प्लिट क्यों हुई। जी। जनता दल स्प्लिट हुआ, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में बनी। जी। उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी में हम लोग मुलायम सिंह जी के साथ आ गए, चंद्रशेखर जी के साथ आ गए। हमने उत्तराखंड में मुलायम सिंह जी से कहा कि यहाँ पर पार्टी को अगर आपको मजबूत करना है तो यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हैं, उनको आपको पकड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपका मंडल चलेगा लेकिन उत्तराखंड में नहीं चलेगा। उत्तराखंड में हमको यहाँ के लोगों की बात करनी पड़ेगी, और यहाँ के लोगों की अब इच्छा है कि राज्य अलग बनना चाहिए। जी। और उसमें हमने एक यहाँ 1992 में सम्मेलन करवाया। उस सम्मेलन में अगस्त के महीने में सम्मेलन हुआ और उसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि अगर समाजवादी पार्टी स्टेट में आएगी तो हम लोग उत्तराखंड का संकल्प पारित करके केंद्र को भेजेंगे, और अगर केंद्र में आएगी तो हम राज्य बनाएंगे। जी। मुलायम सिंह जी की प्रेजेंस में ये रेजोल्यूशन उत्तराखंड में, देहरादून में पास हुआ। समाजवादी पार्टी के, समाजवादी जनता पार्टी के सम्मेलन में पास हुआ। इस रेजोल्यूशन के पास होने के 15 दिन के अंदर चंद्रशेखर जी का दौरा टिहरी का था, जहां उनको एक पत्रकार ने पूछा कि आपके प्रदेश के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ये बोल के गए कि अगर समाजवादी पार्टी राज्य में आएगी तो संकल्प पारित होगा, केंद्र में आएगी तो राज्य बनाएंगे, आपका क्या कहना है, व्हाट इज योर टेक? जी। चंद्रशेखर जी ने कहा कि छोटे राज्य देश के हित में नहीं है। जी। और उनके इस बयान के बाद एक डिफरेंसेस पैदा हुए, हम लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, और देहरादून में इस सर्किट हाउस में ये निर्णय हुआ अगस्त के महीने में ही कि अलग पार्टी बनेगी। अच्छा। समाजवादी जनता पार्टी का विभाजन इस मुद्दे पे हो गया। मुलायम सिंह जी ने विभाजन कर दिया, और 4-5 नवंबर 1992 को लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। जी। निर्णय देहरादून में हुआ, गठन लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करके हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्डर वो मुलायम सिंह जी के साथ खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के बनने का एक बड़ा कारण उत्तराखंड राज्य था, और मुलायम सिंह जी उसके पक्ष में थे। जी जी। उसके बाद 1992 से 93 तक की यात्रा, इस बाबरी मस्जिद का आपको मालूम है एपिसोड हुआ, विध्वंस हो गया 92 में। जी। 92 6 दिसंबर। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया उत्तर प्रदेश में। एक साल के अंदर मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को इन ऊंचाइयों में पहुंचा दिया, और बहुजन समाज पार्टी के साथ जो उसका गठबंधन हुआ कि 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार बन गई। जी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें हीरो माने, हमें जीरो माने, हमें विलियन माने, हमें हीरो माने, हमें कोई उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा अंतर्करण साफ है, हमारी कोशिश साफ है। इसलिए 4 और 5 जनवरी 1994 को दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने मुलायम सिंह जी से कहा कि आपने वादा किया था, उस वादे का क्या होगा? और मुलायम सिंह जी ने
पार्टी के बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक पार्टी की कमेटी बना दी और रमाशंकर कौशिक हु वाज द मिनिस्टर इन द मुलायम सिंह कैबिनेट, उनकी अध्यक्षता में एक सरकार की कमेटी बना दी जी। और उनको ये कहा कि आप दोनों कमिटीज जो हैं वो उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बारे में अपनी रिपोर्ट दें। विनोद बर्थवाल कमेटी में मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, उसमें बर्फेलाल जोटा भी थे, मंत्री प्रसाद नैथानी भी थे, उसमें नरेंद्र सिंह भंडारी भी थे, उस कमेटी में डॉक्टर आई पी सक्सेना जो वाइस चांसलर गढ़वाल विश्वविद्यालय के थे वो भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेंद्र राज भोगना भी थे, उसमें बहुत बड़ी विभूतियाँ थी। हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक पूरे प्रदेश का दौरा किया, लोगों के सुझाव मंगाए और 24 अप्रैल 1994 को मुलायम सिंह जी को एक रिपोर्ट दे दी कि उत्तराखंड राज्य इस तरह से बनेगा। मैं आपसे यहाँ पे रोक के पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि इतना सब कुछ मुलायम सिंह जी ने किया, आप लोगों ने किया उत्तराखंड बनाने के लिए, तो ऐसा क्या हो गया कि 94 अगस्त सितंबर आते आते बिल्कुल बाजी पलट गई और पुलिस एट्रोसिटीज़ होनी शुरू हो गई? उसका क्या कारण रहा? वो कहानी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका ये पूरा आप जैसे लोगों से बातचीत करके हम जनता में बात बता सकते हैं और वो उस जमाने के लोग जानते भी हैं, सच्चाई जानते हुए कई लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है। विनोद बर्थवाल कमिटीज रिपोर्ट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट विच वाज एवर एक्सेप्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। पहली रिपोर्ट थी जिसको किसी सरकार ने स्वीकार किया हो और स्वीकार ही नहीं किया हो। ये ऑन रिकॉर्ड है। विश्वनाथ आनंद 1964 बैच के आईएएस, ही वाज मेड द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूपी। पहली बार उत्तर प्रदेश में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई उत्तराखंड राज्य के लिए और 400 करोड़ रुपए का एक एडिशनल बजट दिया गया कि अब आप पूरा खाका तैयार करिए। और उसके बाद रमाशंकर कौशिक कमेटी ने हमारी रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट करके एक नई रिपोर्ट दी, सरकारी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की असेंबली से केंद्र को एक संकल्प भेजा गया कि उत्तराखंड राज्य बने। लेकिन जो आपने बात पूछी वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुलायम सिंह जी का उत्तराखंड के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाना, 400 करोड़ रुपए देना, रिपोर्ट स्वीकार करना और ये दोनों कमिटीज गठित करना, इसके लिए स्वागत किया गया देहरादून में 24 जुलाई 1994 को जी एफआरआई के ऐतिहासिक हॉल में। और उस हॉल में जब स्वागत किया तो उसमें कौन कौन थे? उसमें थे सूरज सिंह नेगी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उसमें थे गिरिजा शंकर त्रिवेदी, डीएवी कॉलेज संस्कृत के विभाग अध्यक्ष, उसमें थे डॉक्टर आई पी सक्सेना, हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति, हमारे सुधा पांडे एमकेबी कॉलेज की प्रिंसिपल। ये मैं नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात कह रहा हूँ कि देहरादून के तमाम बुद्धिजीवियों ने, तमाम शिक्षाविदों ने, तमाम राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने इस बात के लिए मुलायम सिंह जी का स्वागत एफआरआई के हॉल में किया कि आपने 2 कमिटीज बनाई, रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट के आधार पर आप, लेकिन तभी मंडल कमीशन का जो एक सिफारिश थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% रिजर्वेशन दिया जाए, उसका जियो समानांतर तौर पे उत्तर प्रदेश में जारी हो गया। हम उत्तर प्रदेश में थे जी। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया कि जब 90 में आंदोलन हुआ तब भी दिल्ली बनारस के बाद उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा तेज आंदोलन हुआ था। और मुलायम सिंह जी के सरकार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन का जो जियो था उसका फिर उत्तराखंड में असर हुआ और यहाँ छात्र आंदोलन शुरू हो गया। ये आप जुलाई की बात कर रहे हैं? जुलाई की बात, जुलाई 94 से। जुलाई 94। जी। और जुलाई 94 में ही छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुलायम सिंह जी को सर्किट हाउस में मिलने गया जिस दिन उनका स्वागत हो रहा था, और उन्होंने कहा कि आप ये जियो वापस ले लें। मुलायम सिंह जी ने कहा कि मेरी सरकार बनी है मंडल के मुद्दे पे, हमारी सरकार बनी है सेकुलरिज्म के मुद्दे पे, दलित, वंचित, पिछड़े, इनको हक देने के मुद्दे पे, इसको मैं वापस नहीं लूँगा, लेकिन आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। हम 2% अलग से उत्तराखंड के लोगों को नौकरियों में रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। अब इसी बीच उस आंदोलन में घुस गया था आरएसएस, जी, भाजपा, जिसने तय कर लिया था कि समझौता नहीं होने देना, और उस आंदोलन में घुस के उसको हवा देने लगे। इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल का एक बड़ा धरना चल रहा था पौड़ी में,
जिसमें कुछ बहुत सीनियर उत्तराखंड के, जिसमें इंद्रमणि बडूनी साहब भी थे, जी। वो लोग भूख हड़ताल में बैठे थे। उनकी हालत खराब होने लगी तो पुलिस ने उनको उठाया। पुलिस ने जब उठाया तो पब्लिक में और पुलिस में टकराव हुआ, उसमें एक फायर ब्रिगेड का सिपाही मर गया। उसके बाद वहां हिंसा भड़क गई और वहां से कहानी शुरू हुई। रिजर्वेशन के और परिसीमन, उस समय डिलिमिटेशन भी हुआ था। इन दो मुद्दों पर जो आंदोलन चल रहा था वो धीरे 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 इन घटनाओं के कारण उत्तराखंड राज्य की मांग पर आ गया जी। और उसके बाद एंटी मुलायम सिंह यादव बन गया ये सारा एजिटेशन। एंटी मुलायम सिंह यादव जी। 1 सितंबर 2 सितंबर खटीमा मसूरी इस कांड के बाद और फ्लेयर अप हो गया जी। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है जी। अब उसके पीछे कोई भी रहा हो तो कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस का फेलियर रहा जी। कहीं ना कहीं ये जो फोर्सेस थी आरएसएस की और दंगा भड़काने वाले ये ताकतवर हो गए, इन्होंने दंगा भड़काया। उसके बाद एक कॉल हुई दिल्ली चलो में आपको पता है जनरल खंडूरी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य बनाओ वरना सैनिक जो है हथियार लेकर चले जाएंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है भाई। जी हाँ, 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं आप। 2 अक्टूबर को तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जी। अब वो किसकी गलती से हुई कैसे हुई वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई। हमारे लोगों के साथ जो हुआ उसका एक पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा खराब मैसेज गया, पूरे देश के अंदर खराब मैसेज गया। और उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर को जो आप घटना मेरे घर की कह रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि उत्तराखंड में मुलायम सिंह तो थे नहीं, यहाँ विनोद बरसाल और सूर्यकांत धस्माना ही टारगेट होते थे। हम सबसे नज़दीक भी थे और उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण लोग भी थे। वो राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं यूथ विंग का राष्ट्रीय महासचिव था। तो हमारे ऊपर अटैक होने लगे, हमारे घर पे अटैक हुआ। कर्फ्यू था, कर्फ्यू में मेरे घर पर भीड़ आई, मुझे Y+ सुरक्षा थी। उस Y+ सुरक्षा में जब मेरे घर में भीड़ चढ़ पड़ी तो वहाँ पे पुलिस ने मुकाबला किया, फायरिंग वायरिंग करी और उसमें एक लड़के का दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, 2 लड़के घायल हो गए। उसके बाद DM SSP जब मौके पे आए तो पुलिस ने कहा कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई, हमने सुरक्षा में गोली चलाई। उसकी एक FIR हुई। FIR होने के 3 घंटे बाद पॉलिटिकल जो पूर्वाग्रह रखते थे लोग, उन्होंने एक रिपोर्ट क्रॉस करा दी और उसमें मेरा नाम डलवा दिया कि मैंने अपने घर से अपनी बंदूक से किसी को गोली मारने की काम किया। सूर्यकांत जी, ये आपने बताया मुझे और फिर CBI इंक्वायरी हुई आपके खिलाफ। बड़ा जी, और केस चला। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये लोगों के दिमाग में जो बात है वो जरूर साफ होनी चाहिए। जी। Y+ सुरक्षा मेरे पास थी, कर्फ्यू था, मेरा घर बाजार में नहीं था, गली के अंदर था। चारों तरफ से जब घर घेर लिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने वहाँ पर एक्शन किया, उसके कारण एक लड़के की मौत हुई, 2 लड़के घायल हुए। पुलिस FIR हुई, क्रॉस FIR हुई। उसमें पुलिस ने रिपोर्ट दी कि इसमें तो सारे जो हथियार हैं वो पुलिस के चले हैं, सूर्यकांत धस्माना का तो कोई हथियार चला ही नहीं है। FIR लग गई। जी। FIR लगने के बाद मीनवाइल एक PIL हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ऑल द पुलिस एट्रोसिटीज वर टू बी इंक्वायर्ड बाय द CBI। यस। उसमें हमारा भी केस कवर हो गया क्योंकि वो भी पुलिस एट्रोसिटीज में था, मेरी एट्रोसिटीज तो नहीं थी जी। अगर मेरी होती तो अलग से मुकदमा होता। पुलिस एट्रोसिटीज में जब वो मामला आया तो उसमें फिर CBI की 1.5 साल जांच हुई। और आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस दिन आ जाए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दूंगा। वैसे सबको पता है, ये अब जनता जान भी गई है इस बात को, इसका कोई असर भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता, इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि CBI की चार्जशीट पढ़े। CBI की चार्जशीट वही है जो पुलिस की चार्जशीट थी। तो CBI मेरी सरकार तो थी नहीं जी। आज जिसमें पार्टी में हूँ उसमें उसकी सरकार थी, कांग्रेस की। उस समय मैं समाजवादी पार्टी में था और चार्जशीट में पुलिस ने वही बात कही जो पुलिस ने कही, CBI ने जी। और CBI ने केवल मेरे ऊपर एक नया आरोप लगा दिया कि मैंने पुलिस को फायरिंग का आदेश दिया जी। अब इतने सी एक बात पर मैंने 18 साल देहरादून की कचहरी में खड़े होकर के 506 पेशियां उसका सामना करा और 506 पेशी के बाद 18 साल बाद जब फैसला आया तो वही सवाल जज का था CBI से कि हु इज सूर्यकांत धस्माना टू ऑर्डर द पुलिस टू फायर, हाउ कैन ही ऑर्डर द पुलिस टू फायर। और
मैं बाइज्जत बरी हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, देर से न्याय हुआ, लेकिन 18 साल जो मेरे स्वर्णिम साल थे, जिनमें कहाँ कहाँ के लोग कैसे कैसे बन गए इस प्रदेश के अंदर, राज्य बना। आपको मालूम है, सारी हिस्ट्री में किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। हम उस सजा को भुगतते रहे क्योंकि आरोप लगा हुआ था, लेकिन उस आरोप से मैं न्यायालय का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं बरी हुआ। आज भी कुछ लोग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, परेशान रहते हैं, हमारे ऊपर चरित्र का आरोप नहीं लगा सकते, हमारे ऊपर घूस रिश्वत का आरोप नहीं लगा सकते, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से। मेरे घर में आपको मालूम है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरा भतीजा डॉक्टर है, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर है, मेरे घर में गढ़वाली फिल्म का पहली गढ़वाली फिल्म है, उसका हीरो है मेरी प्यारी बोई, जिन्होंने बनाई गढ़वाली फिल्म, उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। मेरे घर में सारे लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और हमारा कोई किसी प्रकार का कभी इस प्रकार का इतिहास नहीं रहा। मेरे दादा उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के एक विख्यात विद्वान संस्कृत के और एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो सारी फैमिली बैकग्राउंड के चलते और मेरी बैकग्राउंड के चलते कभी कोई मेरे ऊपर आरोप लगा नहीं सकता, आज भी नहीं लगा सकता। जी, तो एक ही आरोप है जी। वो जो आरोप है ये आपने एक उत्तराखंड बनने के बाद भी लंबा अब सफ़र हो गया, उत्तराखंड के भी 26 साल हो गए हैं, 27 साल होने वाले हैं इस साल में। तो जब भी कोई चुनाव आप लड़ते हैं तो इस मुद्दे को आपके राइवल्स जो हैं वो लेके आते हैं, तो इससे कितना फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, चुनाव तो चुनाव के हिसाब से होता है। मैं 22 में हारा, हरीश रावत जी भी तो हारे, दिनेश अग्रवाल जी भी तो हारे जी, नवप्रभात जी भी तो हारे। मेरे खिलाफ तो ये आरोप था, उनके खिलाफ क्या आरोप थे जी। 17 में मैं हारा, तो 17 में 2 जगह से हरीश रावत जी हारे। इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े नेता दिग्गज जो मंत्री थे वो हार गए जी। 11 पे आ गई कांग्रेस, मेरे कारण हारे क्या? और 12 में जीते तो क्या मेरे कारण जीते? जी भाई, जीत हार से इसका कोई मतलब नहीं है। जी। मैं 2 चुनाव कांग्रेस के चुनाव टिकट पे लड़ा, दोनों चुनाव मोदी लहर में लड़े, जी जो कहते हैं मोदी लहर, और उसमें मैं हारा तो बहुत सारे लोग हारे। 2013 में मैं एक मेयर का चुनाव लड़ा, मैं उत्तराखंड राज्य का तथाकथित, जैसे लोग बोलते हैं सो कॉल्ड विरोधी, जबकि मैंने रिपोर्ट लिखी, मैं उस कमेटी में था, और मेरा कोई कृत्य बता दे जो उत्तराखंड विरोधी रहा हो, लेकिन कहते हैं जो लोग, तो मैं उत्तराखंड विरोधी था, तो मैं हारा 20,000 से। जी। उसके बाद कांग्रेस लड़ी, एक मिनिस्टर को लड़ाया, वो जनाब हारे 39,000 से। जी। और अभी एक चुनाव हुआ जी मेयर का, अभी तो हुआ जी। हाँ, 25 में। जी। तो उसमें कितने से हारे हम? जी। तो तब तो मैं नहीं था कैंडिडेट, कैसे हार गए? अब 25 में पहुंच गए, थोड़ा सा पीछे चलें। आप उत्तराखंड जब बना तो आपने समाजवादी छोड़ के आप फिर कांग्रेस में आ गए, ये क्या कारण देखिए, रहा? समाजवादी पार्टी में मैं मुलायम सिंह जी के खिलाफ आज तक आपने मेरे मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा लेकिन मेरा एक उनसे नाराजगी रही, जब उत्तराखंड राज्य का बिल पार्लियामेंट में आया, समाजवादी पार्टी अपोज दैट बिल जी। और लोकसभा में जब अपोज किया तो उसके बाद मैं मुलायम सिंह जी से मिलने उनके घर दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने उनसे हाथ जोड़ कर आग्रह किया कि आप इसका विरोध मत करिए, हम बहुत डिफेंड करते हैं आपको भी और पार्टी को भी, और हमारा बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, हम क्योंकि सिद्धांतों से जुड़े हुए लोग हैं, हम चाहते तो हम भी आपके खिलाफ नारे लगाकर पॉपुलर हो जाते, लेकिन हम क्योंकि सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में आपकी सरकार में बेशक जुल्म हुए, क्योंकि वो टल ही नहीं सकता था आपकी सरकार थी और हुए, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मसूरी हुआ, खटीमा हुआ, उसमें किसकी गलती थी ये हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके साथ रहे। लेकिन आप अगर पार्लियामेंट में अपोज करोगे तो हम कैसे डिफेंड करेंगे? जी। तो राज्यसभा में जिस दिन रमाशंकर कौशिक जी ने खुद रिपोर्ट सबमिट की थी, he was the leader in the Rajya Sabha and he opposed the bill, I decided to quit। और मैंने उसी समय निर्णय कर लिया, मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने माफ़ी मांगी कि आपने बहुत
हमारा सम्मान किया, बहुत हमें आगे भी बढ़ाया। लेकिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बिल को जब देश में सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, समाजवादी पार्टी को उसका अपोज नहीं करना चाहिए। आप और मैंने माफी मांगते हुए पार्टी छोड़ दी जी। आप 2000 में फिर कांग्रेस में आ गए। आपने पहला फिर जब चुनाव लड़ा, जब सबसे पहला इलेक्शन हुआ यहाँ का 2002 का, तो आपको कांग्रेस फिर छोड़नी पड़ी? देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़ के जब मैं कांग्रेस में आया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे कांग्रेस में जिस दिन इंडक्ट किया गया तो अंबिका सोनी जी राष्ट्रीय महासचिव थी उस समय। जी। अजीत जोगी साहब जो बाद में मुख्यमंत्री भी हुए, श्री प्रकाश जायसवाल जो केंद्रीय मंत्री हुए, ऐसे दिग्गज नेताओं ने मुझे डायस में बैठा करके कांग्रेस ज्वाइन करवाई। उस समय मैं समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष था, वर्किंग प्रेसिडेंट, और मुझे बड़ा सम्मान के साथ कांग्रेस में लाया गया। कांग्रेस में मेरे आने से कांग्रेस की पॉलिटिक्स पूरे देश का सबसे बड़ी पार्टी है, पावर स्ट्रगल रहता है, बहुत बुरा हाल था उत्तराखंड में उस समय, यूपी में तो, लेकिन नेता बहुत थे, बड़े बड़े नेता थे। कुछ नेताओं ने अपोज किया उसके कारण कुछ दिन फिर वो मेरी मेंबरशिप सस्पेंड रही जी। मेरे खिलाफ जांच हुई। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे जी। उनको सोनिया जी ने चेयरपर्सन बनाया और कहा कि आप जांच करो। उन्होंने जांच करी और कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इनका कोई दोष ही नहीं है इस मामले में, इनको कांग्रेस में लिया जाए। श्री प्रकाश जायसवाल जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा अनाउंस किया कि सूर्यकांत जी की जो सस्पेंड की गई थी वो हमने रजिस्ट्रेट कर दी और इज द मेंबर ऑफ द कांग्रेस। जी। कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस लेकिन में फिर आप अगले चुनाव के बाद फिर आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। नहीं, और फिर आपने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज्वाइन की। जी। अब कांग्रेस में आया तो युवा अवस्था थी, कांग्रेस में कोई मित्र बहुत ज़्यादा समझाने वाले भी नहीं थे, ताकत ज़्यादा थी, फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस में जब आए तो हम नज़र आते थे, लेकिन वो कुछ लोगों को रास नहीं आया। रास नहीं आया तो टिकट का वादा था। ये 2007 की बात कर रहा हूं। 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2002 की बात कर रहा हूँ। 2002 में तो सबसे पहली बार जब आप आए थे, जब पहला इलेक्शन हुआ। 2002 में ही लड़ा मैंने। हाँ, 2002 में आप इंडिपेंडेंट लड़े थे। 2002 में एनसीपी से लड़ा। 2002 में एनसीपी से लड़े। अच्छा। एनसीपी से लड़ा जी। जब मुझे टिकट नहीं दिया, और जी, वो मैंने निश्चित तौर पे उस समय जोश में एक भूल कर दिया और मैं लड़ा, हारा। हारते ही कुछ दिन बाद शरद पवार जी ने बुलाया और प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। जी। वो एक 7 साल का पीरियड, 6 साल का, उसमें मेरा बड़ा जीवन का एक बहुत अच्छा वो 6 साल का हिस्सा है जिसमें मुझे बहुत अवसर मिले। आपने एक शायद कन्वेंशन भी करवाया, कोई नेशनल कन्वेंशन। 2006 में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का देहरादून में राष्ट्रीय अधिवेशन करवाया। जी जी जी। 2 दिवसीय। जी हाँ। जिसमें शरद पवार समेत पूरे देश की जो लीडरशिप थी, एनसीपी की। जी। एनसीपी की, और बहुत सफल सम्मेलन रहा। उसके बाद आर के धवन साहब से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। 2007 का चुनाव जब हुआ, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन लगभग तय हो गया। जी। तय होने के बाद साजिश करके उस गठबंधन को तोड़वाया गया। ये क्या कहानी रही, ये आप कुछ बताइए, क्योंकि लोगों को पता नहीं इसके बारे में। देखिए, 2007 में जब चुनाव आ गए तो सोनिया जी और शरद पवार जी की बातचीत हुई। दोनों ने ये महसूस किया कि अगर दोनों पार्टियां लड़ेंगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा, सेकुलर फोर्सेस को नुकसान होगा, इसलिए गठबंधन हो। गठबंधन के लिए मुझे ऑथराइज किया गया पार्टी की तरफ से। जी। मोतीलाल वोरा जी और पचौरी साहब, सुरेश पचौरी, इनको जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस की तरफ से। एनसीपी की तरफ से मैं था। 3 सीटों पर बातचीत हो गई। लाल डांग थी, नंदप्रयाग थी, देहरा खास थी। तीनों सीटें तय हो गई। जब देहरादून आया तो बताया गया कि 2 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं, लाल ढांग और देहरा खास। तीसरी सीट पे अभी रोक दिया है और उस पर बातचीत होगी, उसके बाद होगा। मैंने पवार साहब से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा 3 सीट अगर देंगे तो लड़ो, नहीं तो गठबंधन नहीं होगा। अच्छा। और वो गठबंधन टूट गया। जी। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, हमको भी नुकसान हुआ। जी। हम लोग भी हार गए। कांग्रेस भी 21 में सिमट गई, सरकार से 21 में आ गई। उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति चुनाव था। राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर
आदरणीय मोहन प्रकाश जी आए, यहाँ पर और नेता आए, फिर आर.के. धवन साहब ने मुझसे संपर्क किया, हमारा एक एमएलए था बलबीर सिंह नेगी जी, तो हमने तो कमिट कर दिया था कि हम वोट देंगे ही। उसके बाद यहाँ पर जब आर.के. धवन साहब ने संपर्क किया तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको कांग्रेस में आना चाहिए, और फिर कांग्रेस में आने का निर्णय सारे साथियों की सहमति से हुआ, और 2007 के बाद 8 में मैं कांग्रेस 2007 में आप एनसीपी पे रहे, कांग्रेस हार गई, बीजेपी की सरकार आ गई। 2012 में जबकि लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, काफ़ी उम्मीद थी, तब आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा 2012 का? देखिए 2012 में चुनाव मैं तय कर चुका था कि अब कांग्रेस टिकट दे या ना दे, मुझे कांग्रेस में रहना है जी। क्योंकि जिस दिन मैं कांग्रेस में 2008 में आया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो मैंने ये अनाउंस किया कि इट इज़ माई लास्ट पार्टी, और अब मैं तिरंगे में लिपट के जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा जी। ये मेरा जब कमिटमेंट हो गया तो 8 में आते ही मेयर का सबसे प्रबल दावेदार मैं था। मेयर का टिकट मुझे नहीं मिला, मुझे लोगों ने कहा, मैं कहा नहीं, कांग्रेस में अब आ गए, अब कांग्रेस में रहेंगे, सूरज सिंह नेगी जी के लिए काम करेंगे। सूरज सिंह नेगी जी की तीसरी पोजीशन आई, पहली बार बहुत शर्मनाक हार जी मेयर के चुनाव में देहरादून में हुई जी। सूरज सिंह नेगी एक बड़े नेता थे, एक बड़े वकील भी थे, पहाड़ के थे जी, आंदोलन सारी उनके आंदोलन में जब लोग जेल जाते थे तो सूरज सिंह नेगी जी मदद करते थे जी। लेकिन सूरज सिंह नेगी जी तीसरे नंबर पर आ गए। उसके बाद 2012 का चुनाव आ गया जी। 12 का चुनाव आते आते तब तक मेरा सीबीआई का जो मुकदमा था वो चल रहा था, तो हमारे विरोधियों ने वही हथियार बनाया। मुझे कहा गया कि आप अपनी धर्मपत्नी को लड़ा दो, मैंने भी मना किया और मेरी धर्मपत्नी ने मना कर दिया कि भाई ये घर में एक बहुत है, नहीं लड़ेंगे। हमने कहा टिकट मिले नहीं मिले, नहीं लड़े। सरदार देवेंद्र शेट्टी हमारे परम मित्र नहीं रहे संसार में, उनको हमने चुनाव लड़ाया, वो हार गए जी। ये बात सच है कि उस समय अगर हम लड़ते हैं तो शायद नतीजा हो सकता था, अब जो नहीं हुआ उसके लिए हम कैसे गए, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी और मेहनत इतनी की थी कि 2012 में हम चुनाव जीत सकते थे जी। आपने 2013 में फिर आपको मेयर का टिकट मिला। 2012 में जून के महीने में बरी हो गया जी, और 2013 में आपको मेयर का टिकट मिला, लेकिन बड़ा कमाल था कि जो कांग्रेस में इंटरनल फैक्शनलिज्म है उसकी वजह से आप मेयर के कैंडिडेट थे, और जो बाकी वार्ड्स में मेंबर थे कांग्रेस के, वो आपकी फोटो नहीं लगा रहे थे। नो, वो एक बहुत बड़ी साजिश हुई जी। देखिए, और आप चुनाव हार गए, जबकि रूलिंग पार्टी का म्युनिसिपल चुनाव हारना बड़ा अजीब लगता है। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स दो कारण थे उसके। पहला कारण तो ये था कि उसी समय विजय बहुगुणा जी की सरकार ने एक बड़ा खराब निर्णय किया, वो निर्णय था प्रमोशन में रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह जी की लड़ाई के चक्कर में उत्तर प्रदेश सरकार ने, सपा की सरकार ने उसको तत्काल लागू कर दिया। उत्तराखंड में भी कुछ मंत्री दबाव बनाने लगे कि साहब इसको लागू करो। उसमें 2 महीने तक उत्तराखंड में हड़ताल रही कर्मचारियों की, और कर्मचारियों की हड़ताल में इतना दबाव बना कि अल्टीमेटली विजय बहुगुणा जी ने वो निर्णय कर दिया, और सारे प्रदेश का जो अनुसूचित जाति का वोटर था वो नाराज हो गया। उसी बीच चुनाव आ गया। चुनाव में मैं खड़ा हुआ तो मुझे कई लोग, कई संगठन, उन्होंने कहा हम वोट तो आपको देना चाहते हैं लेकिन आपकी सरकार ने बहुत खराब काम किया है इसलिए हम नहीं देंगे। हमारे कुछ मित्रों ने हमारी पार्टी की एक नेता, उनको पार्टी छुड़वा करके और बसपा से चुनाव लड़वा दिया, और एक मिनिस्टर जो अभी कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने पूरे जितने हमारे मित्र थे सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि भाई तीसरे नंबर पे पहुंचाना है इनको, सूरज सिंह नेगी बनाना है। और बड़ा चंक कांग्रेस का उनके इस बहकावे में आ गया, और मिनिस्टर साहब लीड कर रहे थे। ही वॉज मिनिस्टर इन विजय बहुगुणा's गवर्नमेंट, और उन्होंने लीड किया, और लीड करने के बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पार्षद की थी ये तय किया कि इनकी फोटो नहीं लगानी। तो जब पार्टी के अंदर इतना ओपन विरोध हो जाएगा, और ऊपर से अनुसूचित जाति का वोटर, और ऊपर से एक ऐसे पैसे वाली कैंडिडेट को लड़वा दिया, तो वो सारे कारण हुए, और मैं लगभग
20,000 वोट से मेयर का चुनाव हार गया। जी। आप ये झेलते आ रहे हैं, कभी आपको विलेन बना के पेश कर रहे हैं, कभी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में आप हैं 2000 से, और उत्तराखंड में ख़ास तौर पे जो फैक्शनलिज्म है वो कितना प्रोमिनेंट है, और अब 27 का भी चुनाव आने वाला है, कुछ महीने रह गए हैं, तो ये फैक्शनलिज्म अभी जारी है, कहाँ पहुँचेगा ये फैक्शनलिज्म? देखिए, दो बातें। फैक्शनलिज्म कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें ना हो। अरविंद पांडे रोज का तमाशा कर रहे हैं बीजेपी में। त्रिवेंद्र रावत पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के अपनी सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या स्थिति है वो सबको मालूम है। नहीं देखिए, लेकिन पावर स्ट्रगल में देखिए, नहीं, मेरी एक सवाल इसमें लीजिए आप। ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी के फैक्शनलिज्म में ये फ़र्क है कि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनमें इख्तलाफ होता है। जैसे आपने बताया, अरविंद पांडे हैं, अनिल बलूनी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, मुखालफत कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की, लेकिन जब चुनाव आता है वो ऐसे मशीनरी काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये पाया गया कि उनकी जो 50% एनर्जीज और 50% जो नेता हैं वो आधे कैंडिडेट्स को हराने में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे उन्होंने आपको 2013 में हराने का काम किया। ये सारे चुनाव में मैं पर्सनली देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मतलब 2027 कैसे डिफरेंट होगा, ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, निश्चित रूप में आपने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ये कमी है कि हमारी सरप्लस डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ है, सरप्लस डेमोक्रेसी, क्योंकि जब वो सरप्लस हो जाती है, बर्तन में पानी पूरा भर गया, उसके बाद जो भरा जा रहा है और वो गिर रहा है, वो कमी है। उस कमी को तो लीडरशिप दूर करेगी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। लेकिन आपने जो बात कही, पावर स्ट्रगल हमेशा रहता है। वहाँ पावर स्ट्रगल हंटर से रोक दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई हंटर ऐसा नहीं है जिससे ये पावर स्ट्रगल रुके, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 22 में भुगता हमने 2000, मैंने आपको बताया 7 में अगर एनसीपी कांग्रेस का अलायंस होता तो निश्चित तौर पे सरकार 7 में भी कांग्रेस की बनती, उस समय हमने भुगता। हम लोग भुगतते रहते हैं। 13 का चुनाव मैंने हारा, उसी का नतीजा था, लेकिन हम निराश नहीं हैं। और मेरी व्यक्तिगत जहाँ तक बात है, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के सिद्धांतों के साथ हूँ। मेरा जो डीएनए है, मेरे जो संस्कार हैं, वो सेकुलरिज्म का जो घुट्टा हमें पिलाया हुआ है हमारे गुरु ने, वो घोटा जो है वो इतना कारगर है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा है। अब जो हमारे खिलाफ काम कर रहे थे वो बीजेपी में है। जी, आपने अभी बात की कि आपने सेकुलरिज्म की घुट्टी पी रखी है, आपकी पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म की है, हर एक को साथ लेने की है, लेकिन जो पूरे प्रदेश में और जो मुल्क में माहौल है, और ख़ास तौर पे 2014 से एक एंटी मुस्लिम रेटोरिक है, हिंदुत्व की फोर्सेस हैं, एक नेशनलिज्म का उबाल है, तो इसे मैं देख रहा हूँ कि इसे काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पे जो एंटी मुस्लिम रेटोरिक है, जो कि हर चुनाव में आपकी मेन जो अपोनेंट है बीजेपी, वो यूज़ करके चुनाव जीत रही है, और आज के दिन पूरा नॉर्थ इंडिया तकरीबन उनके कब्ज़े में है पॉलिटिकली। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप जैसे जो कि एच.एन. बहुगुणा के शिष्य रहे हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स से बंधे हुए हैं, आपके पास कोई इसका तोड़ है, या पार्टी के पास इसका कोई तोड़ है? देखिए, हमको अपने जो विचार हैं, हमारे मन, वचन और कर्म, इसमें अगर अंतर होगा, मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि देश में राहुल गांधी अकेला नेता है जो आज आंख से आंख मिला करके मुकाबला कर रहा है, वो डरता नहीं है। मोहम्मद दीपक प्रकरण तो आपको मालूम है। जी जी। अब उत्तराखंड में अगर उसमें एक लड़का नौजवान जिसका नाम दीपक है, और वो एक हिंसा की वारदात को टालने के लिए अपनी जान खतरे में डाल करके आगे आकर के उस घटना को टालता है, और उसमें जब उससे नाम बार बार पूछा जाता है तो कहता है मैं मोहम्मद दीपक हूँ, ये तो देश में गर्व करने की बात है। जी, लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्हें बुलाया भी, उन्हें शाबाशी भी दी उनके कृत्य के लिए, लेकिन
उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता है जिन्होंने बीजेपी से टक्कर लेनी है ग्राउंड लेवल पे, वो कहाँ हैं? वो तो भाग रहे हैं मोहम्मद दीपक से भागते फिर रहे हैं। पहला आदमी सूर्यकांत धस्माना था जिसने इस प्रकरण में दीपक से बात की, और पहला आदमी मैं था जिसने एसएसपी से और डीजीपी से इस बारे में बात करी और चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में बात करी। आनंद वर्धन जी को उसी समय मैंने फ़ोन करके कहा कि अगर कोई गलत बात होगी तो अच्छा नहीं है। ये राज्य की आपसी सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए और राज्य के वातावरण के लिए, इसके विकास के लिए ये बहुत बड़ी एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी अगर कोई स्थिति वहाँ पे खराब होती है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, मैं उपाध्यक्ष हूँ वरिष्ठ। जिम्मेदारी समझने की बात होती है जी। जिम्मेदारी कोई पद लेकर के अपने घर के आगे प्लेट लगाना, गाड़ी के आगे प्लेट लगाना, उससे नहीं होता। हमारा एक्ट क्या है, मैंने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। हम क्या हैं? प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे उस समय, दौरे में थे, तो प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने उसका कॉग्निजेंस लेकर के दीपक से बात करी, चीफ सेक्रेटरी से बात करी, डीजीपी से बात करी, एसपी एसएसपी पौड़ी से बात करी और उनको वार्न किया कि नहीं होना चाहिए। और हमारे पार्टी के लोग खड़े हुए। राहुल गांधी जी ने उसको ट्वीट ही नहीं किया, उसको बुलाया और कल उसके यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कल जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं। जी जी जी। तो ये मैंने कहा कि राहुल गांधी इस देश के अंदर एक आशा की किरण है और हमको वोट के नफे नुकसान से ऊपर उठ करके देश के नफे नुकसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ये जहर जो हिंदू मुस्लिम का पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है, क्योंकि जब देश में हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जाएगा तो सीबीएसई में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनकी कॉपियों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है जी। नीट की परीक्षा जो 24 लाख नौजवान दे रहा है डॉक्टर का सपना देख करके कि डॉक्टर बनूंगा, और पेपर लीक हो जा रहा है, वो मुद्दा ही नहीं रहेगा। इस देश में डॉलर की कीमत आज रुपए के मुकाबले रुपए की कीमत क्या रह गई है, वो मुद्दा ही नहीं है। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया है, वो मुद्दा ही नहीं है। एक जमाने में वो मुद्दा हुआ करता था कि अगर रुपए की कीमत गिरेगी तो देश की प्रतिष्ठा, देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरेगी। आज कहाँ है प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा गिर रही है? 35 रुपए लीटर देने वाले, पेट्रोल देने वाले बाबा रामदेव किस गुफा में घुसे में जी? अन्ना कहाँ है जी? कहाँ है लोकपाल, कहाँ है लोकायुक्त जी? हाई कोर्ट बार बार बोल रहा है लोकायुक्त नियुक्त करिए। ये मुद्दे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मुद्दा तो ये आ जाएगा कि कौन सी मस्जिद सील करी, मुद्दा तो ये आ जाएगा कि कौन सा मदरसा गिराया जी। अरे भाई, दून स्कूल में कौन लोग पढ़ते हैं, आप बताइए मुझे जी। क्या देहरादून के लोग पढ़ते हैं सारे? क्या उत्तराखंड के लोग पढ़ते हैं? वहां पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के लोग पढ़ते हैं, अलग अलग धर्मों के। आप कभी वहां जाके छापा मार रहे हैं? आप मदरसे में छापा मार रहे हो गरीब बच्चों के पास। अगर बिहार से, उत्तर प्रदेश के किसी जिले से, हरियाणा से या किसी भी देश के प्रदेश से जो गैर भारतीय नहीं है, अगर वो किसी मदरसे में आके पढ़ रहा है तो क्या जुल्म है? मुझे आप बता दीजिए, कौन सी धारा में जुल्म है? आईपीसी सीआरपीसी की कौन सी धारा में जुल्म है? आप जो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं सेकुलरिज्म के, जो बीजेपी आरएसएस का नैरेटिव है एंटी मुस्लिम, उसके खिलाफ, क्या ये पार्टी लेवल पे, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपने कहा कि बाकी बड़े नेता भी इन सब इश्यूज को उठाएंगे इस चुनाव में? उठाना चाहिए हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को, जो इस देश की आत्मा जो है, आत्मा हमारी जो आत्मा है, हमारी रूह जो है, वो है इस भारत की जो सुंदर, जो खूबसूरती है, सारे रंग बिरंगे जो फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध फारसी, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे, अलग अलग खान पान, जब तक उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये देश एक नहीं रह सकता। कुछ देर के लिए मैं इस नारे को दे करके एमएलए बन सकता हूँ, एमपी बन सकता हूँ, उत्तराखंड में सरकार आ सकती है, देश में सरकार आ सकती है, और आई हुई है। इस देश के अंदर 10 जो सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, बीफ एक्सपोर्टर कौन है बताइए, मुझे नाम बताइए। अल कबीर का मालिक कौन है जी? 10 सबसे बड़े बीफ बेचने वाले बीफ एक्सपोर्टर, 9 उसमें हिंदू हैं। गाय माता है, वो तो कह रहा है चीफ मिनिस्टर बंगाल का कि वो 14 साल तक तो वो गौ माता है, बाद में उसको खाता है। हाँ, लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ ना कि आपने बताया कि 9 बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स और इंडिया नंबर 2 पे है बीफ एक्सपोर्ट में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। वो
नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है वो मुसलमानों को है। इवन उत्तराखंड में बकरीद पे जो बेचारे बकरे ला रहे थे उन्हें रोका जा रहा है, बॉर्डर्स पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिद 5 सील हो गई हैं उत्तराखंड में। तो मतलब मेरा जानना का मतलब ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली जो आपने बताया कि करना चाहिए, क्या ऐसा होगा, आपको लग रहा है इस चुनाव में? आइडियोलॉजिकली देखिए, चुनाव की बात नहीं है। देखिए काज़मी साहब, सबसे मेरा जो अपना मानना है, मेरा मानना ये है और देश के संविधान का भी ये मानना है कि सरकारों का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाना नहीं होता, नहीं होता। देश के अंदर कानून हो तो सबके लिए बराबर हो। सड़क में नमाज नहीं होगी तो सड़क में जगराता भी नहीं होगा। सड़क में धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे तो कौन कौन से धर्मों के धार्मिक अनुष्ठान सड़कों में होते हैं, हाईवेज में होते हैं, ये सब जानते हैं। तो किसी का भी नहीं होगा। किसी को परमिशन और किसी को परमिशन नहीं, किसी को बिना परमिशन के सारी परमिशन। जी 22 जनवरी को उन्होंने पूरे देश के अंदर क्या तमाशा करवाया था। जी हाँ। ये रामलला को लाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जो कण-कण में व्याप्त हैं उनको ये लाएंगे। इनकी हैसियत है। भगवान राम ने तो इस दुनिया में, इस धरती में, पृथ्वी में मर्यादाओं की स्थापना करी, मर्यादाओं की। माँ बाप के कहने पे घर बार छोड़ दिया। यहां तो लोगों ने अपनी 7 फेरे लेने वाली पत्नियां छोड़ी हुई हैं। कौन लोग हैं? भगवान राम से उनके ये वारिस कैसे हो सकते हैं? भगवान राम ने जो मर्यादाएं स्थापित करी हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारा तो प्रकृति, हम सबसे पहले प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में मंगलाचरण में अगर सनातन धर्म की बात करो आप, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। ओम द्योहो शांति अंतरिक्ष, गोम शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्व देवा। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में शांति हो और पाकिस्तान में शांति ना हो। विश्व देवा पूरे विश्व में हो, पूरी धरती में हो, पूरे आसमान में हो। अगर धर्म की बात करो। जी, आपने अभी धर्म की बात की और आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, प्रकृति की बात की। तो आपको लगता है कि एनवायरनमेंट एक बड़ा इशू है उत्तराखंड में, जो कि उससे बड़ा इशू क्या हो जो सकता कि हिमालयन स्टेट है और एक देवभूमि भी है? भाई नेशनल पार्क्स कहाँ हैं सबसे बड़े? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये डिस्ट्रक्शन पिछले सालों में चल रही है, जब से खासतौर पे उत्तराखंड बना, उसमें आपकी भी सरकार रही, तो ये अब कहाँ लेके जाएगी? हम टेम्परेचर्स देहरादून में देख रहे हैं कि 40s में पहुंच रहे हैं आमतौर पे, तो ये कहाँ जाएगी? और बाकी जो पहाड़ों पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कहाँ जाएगा? राहुल गांधी जी 5 तारीख को एनवायरमेंटलिस्ट से मिल रहे हैं, जो देहरादून आ रहे हैं, 100 लोगों से मिल रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं इस बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड, ग्लोबली। जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो हम पूरे दुनिया के पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिमालय है, पूरे एशिया का वाटर बैंक है, गंगा, यमुना, शारदा है, उनकी सारी सहायक नदियां हैं, हमारे नेशनल पार्क्स हैं, हमारी नेशनल सेंचुरीज हैं, हमारा फॉरेस्ट लैंड है 67% फॉरेस्ट लैंड, उसमें से 47% फॉरेस्ट, 20% फॉरेस्ट लैंड, उसके कैसे संरक्षण हो। यहाँ तो नदियाँ खोद दी हैं, यहाँ तो नदियों का जो जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है, गंगा हो, जमुना हो, शारदा हो, छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, रेत चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, बोल्डर चाहिए, उसका मतलब जिस तरह से आप प्रकृति का, मैंने आपको कहा सनातन धर्म में तो सबसे पहले किसी भगवान की पूजा नहीं है, सबसे पहले प्रकृति की पूजा है जी। और उस प्रकृति के साथ जो घोर अन्याय इस राज्य में हो रहा है, तो खनन। जी, आपको लगता है कि अभी तक तो कोई, मैंने देखा कि किसी भी चुनाव में एनवायरनमेंट इशू नहीं रहा यहाँ पे, आपको लग रहा है कि 27 में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? कांग्रेस इसको जरूर मुद्दा बनाएगी। हालांकि पूरा नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि न तो रोजगार पे बात हो, न खनन पे बात हो, न पूरे घर घर जो शराब पहुंचा दी है उस पे बात हो, न शिक्षा पे बात हो, न स्वास्थ्य पे बात हो। एक ही बात हो कि हमने वो मस्जिद सील कर दी, हमने वो मदरसा हटा दिया, हमने वो मजार तोड़ दी। इसके अलावा सरकार, आपने कभी सुना है सुबह उठ करके और रात को सोते हुए मस्जिद, मजार, मदरसा, MMM, जी, ये रट बीजेपी का छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता, सबसे बड़ा जो कार्यकर्ता है
वो सारे यही रट लगा रहे हैं। आप आर्मी की बात करते हैं भाई, आप सेना की बात करते हैं, बहुत हितैषी बनते हैं। दिक्कत क्या है कि इन्होंने सेना की जगह और देश की जगह बीजेपी ने अपने आप को रख लिया। जी। बीजेपी से अगर हम पूछते हैं कि पुलवामा कैसे हो गया, पहलगाम कैसे हो गया, उड़ी कैसा हो गया, पठानकोट कैसे हो गया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी, सरकार कहाँ है, तो बोलते हैं राहुल गांधी तो सेना का विरोधी है, सेना पे सवाल खड़े कर रहा है, देश विरोधी है। अरे भाई, बीजेपी या मोदी जी या धामी जी या बीजेपी का कोई बड़े से बड़ा नेता है, आरएसएस, वो देश नहीं है, वो सेना नहीं है। जी। और अगर सेना होते तो सेना जितना बड़ा हिमालयन ब्लेंडर अग्निपथ योजना को लागू करके आपने किया है, पूरे देश की जो सेना है, क्या हाल कर दिया आपने। 4 साल में सैनिक तैयार होता है और उसको आप 4 साल में रिटायर कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती करके। अगर वो देश के लिए शहीद हो रहा है तो आप उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, आप उसको सारी फैसिलिटीज भी नहीं देंगे जो शहीद को देते हैं, रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पेंशन नहीं देंगे। ये हाल आपने सेना का कर दिया, तो आप सेना के पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं? जी। तो इसलिए इन नैरेटिव्स को हमको तोड़ना पड़ेगा। उनको तोड़ने के लिए वी शुड बी फर्म ऑन आवर कमिटमेंट्स। इफ यू आर नॉट फर्म, अगर हम ढुलमुल है, सॉफ्ट हिंदुइज्म कुछ नहीं होता। हिंदू बनो तो कट्टर बनो, मुसलमान बनो तो कट्टर बनो। और कट्टर का मतलब क्या होता है कि जो आपको इस्लाम ने सिखाया है कि अगर आपके 4 पड़ोसी, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, चाहे अगल हो चाहे बगल हो, अगर वो भूखे हैं, और भूखे 4 पड़ोसी बोला है, मुसलमान नहीं बोला, 4 पड़ोसी अगर आप भूखे हैं और आप खाना खाने के बाद नमाज अदा कर रहे हैं, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। कट्टर बनो, ये जो कहा है कुरान शरीफ में, इसका पालन करो। हमारे यहाँ जो कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा, ये बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। ये नहीं कि धसमाना जी सुखी हों और काजमी साहब दुखी हों। ये जब तक हम फर्म नहीं होंगे अपने, और रिलीजन हिंदुस्तान में, हमारे संविधान में, इट इज आवर पर्सनल एजेंडा, ये हमारा बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, ये सार्वजनिक है ही नहीं। और मैंने कह दिया, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि देश की सरकारों का या प्रदेश की सरकारों का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाना, उनकी देखरेख करना नहीं है। आपने ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जो सरकारें हैं उनका काम ये नहीं है। सरकार लाने के लिए अगले चुनाव में, क्योंकि आने वाला है चुनाव 27 में, क्या कांग्रेस तैयार है बमुकाबिल बीजेपी आरएसएस के, जो कि रिसोर्सेज रिच हैं, उनके पास हर तरह का संसाधन है, क्या कांग्रेस तैयार है उन्हें टेक ऑन करने के लिए? कांग्रेस जनता के भरोसे, जनता से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती और सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स, और जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। हमें जनता से संवाद करना पड़ेगा, जनता को ये बातें समझानी पड़ेंगी, उनके भीतर जाके बात करनी पड़ेगी, उनके दिमाग से जो हिंदू मुस्लिम का जहर है उसको साफ करना पड़ेगा। इस काम में मेहनत है, रिस्क भी है, गाली भी पड़ेंगी। हम फेसबुक में लिखते हैं ना, तो लिखते हैं तो गाली भी खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग हमारी बात से सहमत होते हैं। ट्रोल कितना ट्रोल कर ले हमको, लेकिन जो सही बात है उसको कोई नकार नहीं सकता। इस देश की आत्मा को बचाना है, एकता अखंडता को बचाना है, तो हमको इस सिद्धांत पे फर्मली, पूरी निष्ठा के साथ, हमको बहुत मजबूती के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और कांग्रेस देखना 2027 में उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी, जनता के आशीर्वाद से, जनता की मदद से, जनता के हाथ में फैसला। निटी ग्रिटी में जाएं, आपने कहा कि 27 में सरकार बनाएगी। बीजेपी आरएसएस बूथ लेवल पे काम कर रही है पिछले साल से, जहां उनके वीक बूथ हैं। कांग्रेस का फैक्शनलिज्म ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब राहुल गांधी आ रहे हैं कल, तो मतलब ये कैसे आपकी पार्टी कांग्रेस तैयार होगी? मुझे लगता है कांग्रेस में इस समय एक बहुत गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है, और लोग समझ रहे हैं, कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं कि अगर हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरेंगे, इस बार भी अगर हम लोगों ने गुटबाजी करके और लोगों को निराश किया, तो कांग्रेस का भविष्य उत्तराखंड में अंधकार में हो जाएगा। ये नेताओं के समझ में बात आ रही है। 1-2 लोग हैं जिनको समझना है, और वो इतने बड़े हैं कि ईश्वर ही मदद कर सकता है इस काम में। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि नीयत अच्छी है
गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, ये सब हमारे बड़े नेता हैं। हरीश रावत जी हमारे सबसे टॉलेस्ट और गार्जियन एक तरह से पार्टी के हैं। सब लोग इस समय इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है। जनता को अगर बचाना है इस कुशासन से, तो कांग्रेस को आगे बढ़ करके अपने सारे मनभेद खत्म करके कांग्रेस को लाना है। ये बात समझ में आ रही है। और कुमारी शैलजा जो हमारी प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। अब इतने स्पष्ट शब्दों में कहने के बाद भी अगर पार्टी के साथ और जनता के साथ अगर कोई धोखा करेगा तो उसका हिसाब किताब तो जनता ही करेगी। एक आखिरी सवाल इस बातचीत का मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपने 27 में 2022 में मोदी लहर में चुनाव लड़ा, जो कि एंटी कांग्रेस में समझ लूँ आपने हिम्मत दिखाई, और 2013 में मेयर का चुनाव लड़ा जिसमें आपके साथ अंदर ही भीतरघात हुआ। अब 27 का चुनाव आ रहा है, आप पर्सनली ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लड़ेंगे? क्या तैयारी है आपकी पर्सनल? मैं तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पार्टी के ऊपर मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है कि पार्टी अगर चाहेगी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरी तैयारी तो आपको पता है, कैंट मेरी विधानसभा रही है और मैंने वहाँ काम पूरे हारने के बाद भी उतनी शिद्दत के साथ काम किया, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी को तय करना है, पार्टी तय करेगी। अगर कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी पार्टी का काम करना है, औरों को जिताना है, तो उसमें काम करेंगे। 3 बार मुझे पार्टी ने सिंबल दिया। मेयर का चुनाव में लड़ा, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे। कांग्रेस ने पूरी जिंदगी बीत जाती है, पार्षद का टिकट नहीं मिल पाता। विधानसभा और मेयर का चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। 11 साल से मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। मैं विभिन्न पदों पर पार्टी में काम कर चुका हूँ। मैं पार्टी के साथ पूरी ताकत से रहूँगा और चुनाव लड़ने को कहा जाएगा तो चुनाव जीतने के लिए इस बार पूरी ताकत लगाई जाएगी। और अगर काम करने के लिए कहा जाएगा, कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हूँ। लेकिन कांग्रेस ताकत में आए, ये एकमात्र मेरा इस समय उद्देश्य। आपने सूर्यकांत धस्माना साहब की पूरी पॉलिटिकल यात्रा को उनके ज़ुबानी सुना। ये एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर और वर्कर हैं जो पिछले 40 सालों से दिन रात सिंसियरली काम कर रहे हैं। हम इन्हें आने वाले चुनाव और इनके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नेताजी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।